Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our fourth chapter of class 7 which is about electric current and its effects. So electricity क्या है, करंट क्या होता है, इफेक्ट्स क्या क्या है, सभी कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. So let's begin our chapter with the very first line. In the previous class, you were introduced to the concept of electric charge, electric current, electric potential, source of electric energy and resistance or load. Electric current is simply the flow of electric charges through a conductor. See बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. कंडक्टर क्या है? कंडक्टर स्टूडेंट्स कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, चार्जेस फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है. उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को आप कंडक्टर बोलते हो. ठीक है. अब किसी भी कंडक्टर के थ्रू चार्जेस का फ्लो होना इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके. The continuous flow of electric current is obtained by maintaining a continuous supply of negative charge carriers at one end of the conductor and removing equal number of them at the other end. See, क्या बोल रहे हैं कि एक continuous flow जो बना रहता है किसी भी एक इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू अ कंडक्टर, वो कैसे होता है? जब आप क्या करते हो, कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहती है नेगेटिव चार्ज कैरियर, यानी कि जो चार्ज फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है? नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. तो जब उनकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई बनी रहती है, उनका कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, तब तक आपको एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है. ठीक है. A source of electric current, an electric cell or battery has to maintain a continuous flow of charge carrier. अब ये चार्ज को कैरी कैसे किया जाएगा? ये चार्ज जो कैरी किए जाते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली किसके थ्रू किए जाते हैं? तो इनके लिए हमारे पास एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का. ठीक है. यानी कि क्या होता है सोर्स? या तो कोई आप इलेक्ट्रिक सेल ले सकते हैं या बैटरी ले सकते हैं. बैटरी कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन को, टू सेल्स या मोर देन टू सेल्स भी है तो भी वो बैटरी है. छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी, डिफरेंट कुड बी देयर. ठीक है. तो सेल या बैटरी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूस सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं किसकी? नेगेटिव चार्जेस. ओके. चलो. In other words, it maintains a necessary potential difference at the end of a conductor for a sustained current through it. तो क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, वो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो रिक्वायर्ड है करंट को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, वो मेंटेन रखता है. कौन? आपकी बैटरी या फिर आपका सेल. ठीक है. इस तरीके से आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको गिवन है. देखो यहाँ पे ये बैटरी ली गई है. बैटरी के दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यहाँ पे आपने ये वायर्स के थ्रू यहाँ पे एक बल्ब को, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है. ठीक है. इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है. यहाँ पे स्विच है. ठीक है. ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पे ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, दिस इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये बल्ब बच्चों तब तक ग्लो नहीं करेगा जब तक इसको क्या चार्जेस इसमें फ्लो नहीं होंगे. चार्जेस को फ्लो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कैरियर लेना पड़ता है, चार्ज कैरियर लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पे क्या है? आपका बैटरी है. ठीक है. चलो. नाउ नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में, यानी कि कितना चार्ज, किस जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, इस रेट से आप मेजर कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को. इन अदर वर्ड्स, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. यानी कि व्हाट, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी एक कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है. कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. ओके. ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों, वो होती है एम्पियर. ठीक है. AMPERE, एम्पियर, जिसको हमने नेम रखा था आफ्टर द फ्रेंच फिजिस्ट एंड्री मेरी एम्पियर. एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे जिनका नाम था एंड्री मेरी एम्पियर. इनके नेम के बिहाफ पर ये ऐसा यूनिट रखी गई थी इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको आप बोलते हो एम्पियर, जिसको हम किससे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए भी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, दैट इज नोन एज एमीटर. ओके. नाउ if q coulomb of charge flows through a conductor in t seconds, the current through is given by. ठीक है. अभी हमने क्या बताया कि एक टाइम पीरियड में या 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं. अब चार्ज को बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है q से. q मींस व्हाट? कूलम्ब. ओके. कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि कूलम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको आप q से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. q से SI यूनिट होती है, कूलम्ब होती है इसकी चार्ज की, उसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो Q अपॉन T, T मीन्स व्हाट? टाइम. तो कितना
कितना कुलाम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज करंट। ओके, करंट होता है जिसको आप इससे एम्पियर या बोलो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को इसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, does 1 ampere current is 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second। ठीक है, तो 1 एम्पेयर करंट कब माना जाएगा, जब 1 coulomb of charge किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है इन 1 सेकेंड, then the current over there will be said to 1 ampere। The closest path of an electric current is known as electric circuit। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पाथ किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट का जो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक नया टॉपिक आ जाता है जिसमें आपको ये बता रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। Henry Mary Ampere proposed that electric current as a source of all magnetic phenomena। Henry Mary Ampere जिन्होंने अभी ऐसा यूनिट भी गिवन की जिसकी करंट की इनके नेम पे ही रखी गई थी, तो इन्होंने ये बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जितनी भी मैग्नेटिक फिनोमिना है, सभी मैग्नेटिक फिनोमिना इलेक्ट्रिक करंट के ही थ्रू क्या होता है, डिस्कवर होता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेन सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक फिनोमिना। The magnetic effect due to electric current can be used to make an electromagnet which behaves like a natural magnet। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसके थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बना सकते हो। होने को ये मैन मैग्नेट्स होते हैं लेकिन ये नेचुरल मैग्नेट की तरह ये बिहेव करते हैं। नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? A cell on a battery is a source of electric current, but this current cannot flow out on its own। क्या बोल रहा है? अभी बताया था, सेल या बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि इसी के थ्रू चार्जेस फ्लो किए जाते हैं। चार्जेस को पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी ही प्रोवाइड करती है। तो ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट खुद से फ्लो नहीं हो सकता है। देयर मस्ट बी कंडक्टिंग मटीरियल्स। क्या होने चाहिए? कंडक्टिंग मटीरियल्स होने चाहिए, जैसे कि वायर, बल्ब एक्सेट्रा, जिसके बीच में बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। देखिए, किसी की सेल या बैटरी के 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बीच में कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स होने चाहिए, तभी जाके उनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। A continuous conducting path consisting of wire, bulb, switch, etc. between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। तो एक continuous conducting path जिसमें आपके वायर है, बल्ब है, स्विच है, किसके बीच में? बैटरी या सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच में, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इस ऐसे कॉन्टिन्यूअस पाथ को आप बोलते हो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। We have a cell having a positive terminal plus and a negative terminal minus। The positive terminal of the cell is connected to one end of the switch with a piece of copper wire। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास एक सेल है जिसके 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, उसको हमने क्या स्विच के एक एंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, किससे? कॉपर के वायर से। कॉपर वायर ही क्यों? क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The other end of switch is connected to one end of bulb holder with another piece of copper wire। उसके बाद उसी स्विच का जो दूसरा एंड है उसको हमने कनेक्ट कर दिया क्या? बल्ब होल्डर के एक एंड से, लेकिन किसी दूसरे कॉपर के वायर के पीस से। ओके, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द अदर एंड ऑफ बल्ब होल्डर विद द कॉपर वायर। उसके बाद उस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट किया बल्ब होल्डर के दूसरे वाले एंड से, ठीक है, कॉपर वायर के थ्रू। द स्विच इज ऑन पोजिशन और क्लोज ड्यू टू दिस द सर्किट इज कंप्लीट एंड हैंस द करंट फ्लोज इन द सर्किट। उसके बाद स्विच को ऑन कर देना है। स्विच को ऑन करने के बाद ही आपका जो सर्किट है वो क्लोज होगा। जब क्लोज होगा तभी उसके थ्रू करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक करंट मेक्स द बल्ब लाइट अप और ग्लो। और जब पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीटेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आपको जो बल्ब वो ग्लो करने लगेगा। ऐसे सर्किट को आप बोलते हो क्लोज सर्किट। When the switch is in on position or closed, the circuit is complete and a current flows in it, the bulb lights up। But when the switch is in off position or open, the circuit gets broken and no current flows in it, the bulb does not light up। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप स्विच ऑन करते हो तब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी कि करंट प्रॉपर्ली फ्लो करेगा पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्योंकि कंप्लीट है, तब आपका बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर स्विच ऑफ है तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन होता है, यानी कि खुला हुआ होता है। आपका करंट प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाता, सर्किट बीच में से टूट जाता है, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा आगे एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट,
If we open the switch as shown so that it comes in the off position, then a gap is created between the two ends of the copper wire or connecting wire. Due to this, one terminal of the cell gets disconnected from the bulb and has the current stops flowing in the circuit. देखो, अगर सर्किट कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे स्विच क्या है बच्चों, आपका स्विच आपका ऑफ है, यानी कि सर्किट आपका ओपन है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो करंट है उसका एक टर्मिनल यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ये आगे फ्लो तभी करता ना अगर स्विच ऑफ होता। स्विच आपका ऑन है, यानी कि सर्किट यहाँ पे टूटा हुआ है, करंट आगे फ्लो हो ही नहीं पाएगा। जब करंट आगे नहीं फ्लो हो रहा, चार्ज आगे फ्लो नहीं हो रहा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, thus when the switch is open or in off position, the circuit breaks and no current flows through the bulb stops glow. ठीक है, चल। Now, when the switch in a circuit is closed, the switch is said to be in the on position, and thus when the switch is in a circuit is open, and the switch is said to be in the off position. क्या बोल रहे हैं, जब किसी सर्किट में स्विच क्लोज होता है तो स्विच को हम क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन में है। लेकिन जब किसी सर्किट में स्विच आपका कैसा ओपन होता है तो स्विच को आप ऑफ पोजीशन में मानते हैं। In an electric circuit, a bulb lights up only when the switch is in the on position. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब तभी ग्लो करेगा जब स्विच आपका ऑन पोजीशन पे है, और इलेक्ट्रिक सर्किट तभी आपका कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, की स्विच इस कौन सी पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में, यानी कि सर्किट कैसे आपका ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। Sometimes, however, the bulb does not light up even when the switch is in the off position or closed. This can happen only if the bulb gets fused and its filament breaks. कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विच आपका ऑन पोजीशन में है, यानी कि सर्किट आपका क्लोज है, स्टिल आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है। ये तभी हो सकता है जब आपका बल्ब फ्यूज हो चुका है। फ्यूज होने का मतलब क्या है कि बल्ब के अंदर एक सबसेस होता है स्टूडेंट्स, फिलामेंट। तो फिलामेंट जब ब्रेक हो जाता है तो बल्ब आपका फ्यूज माना जाता है। सी, ये है आपका फिलामेंट। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बीच में सेंटर में होता है फिलामेंट। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब से टॉर्च बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट व्हिच बिकम्स व्हाइट हॉट एंड ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। किसी भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, थिन वायर होती है सेंटर में जिसको आप फिलामेंट बोलते हो, कैसा व्हाइट हॉट हो जाता है जैसे ही इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ओके, when the bulb gets fused and its filament breaks, the filament of the bulb is a part of the electric circuit. जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दैट मीन्स व्हाट, कि वो फिलामेंट ब्रेक हो चुका है। ओके, बल्ब भी या फिर बोलो जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट होता है। ओके, सो व्हेन द फिलामेंट ऑफ बल्ब ब्रेक्स, देन द इलेक्ट्रिक सर्किट आल्सो ब्रेक्स एंड बिकम्स इनकम्प्लीट। अभी मैंने बोला कि उस बल्ब का जो फिलामेंट है वो भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है। जब वो फिलामेंट आपका ब्रेक हो चुका है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट भी ब्रेक हो चुका है और अब करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। Under these conditions, the bulb will not light up or glow even if the switch is in the on position. कभी आपका बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, even your switch is what, in the on position, या फिर बोलो सर्किट आपकी तरफ से क्लोज था लेकिन technically it is open. Please note that a switch can be connected anywhere in a circuit. ठीक है, स्विच को आप पूरे सर्किट में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। Suppose we have two or more bulbs connected in the same circuit. Now we can bring the switch of such a circuit in the on position. क्या बोल रहा है कि आपके पास सेम सर्किट में अगर मान लो दो या दो से ज्यादा बल्ब है, तो आप क्या कर सकते हो, स्विच को इनमें एक ही स्विच लगा के भी आप इसको क्या कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो सर्किट को। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इंस्टेंटली थ्रू द होल सर्किट ड्यू टू विच ऑल द बल्ब विल लाइट अप और ग्लो टुगेदर एट वंस। क्योंकि आप दो या दो से ज्यादा बल्ब लगा रहे हो किसी एक ही सर्किट के अंदर और आपने उन सभी को किसी एक स्विच से कनेक्ट कर दिया है, तो एक बार स्विच ऑन करने पे सभी पूरा सर्किट आपका कंप्लीट माना जाएगा और सारे के सारे बल्ब एक साथ ही ग्लो करेंगे एट once. When the switch is in the off position, then no current can flow in any part of the circuit and hence no bulb can light up or glow. अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट पास नहीं होगा, तो कोई सा भी बल्ब आपको ग्लो करता हुआ नहीं दिखेगा। नाउ सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए आपको यहाँ पर सिंबल्स गिवन है, ठीक है, जिसको आप यूजुअली इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं। Before making an electrical circuit in the labor, installing electric wiring at home or in factories, a circuit is planned making a circuit diagram for it. देखो, जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया जाता है लेबर के थ्रू, ठीक है, घर के अंदर, क्योंकि घर में जब भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में, तो उससे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है, ठीक है, रफली। तो उसको बनाने के लिए क्या कुछ आपके सिंबल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द रफ इलेक्ट्रिकल circuit. In order to accomplish this task, one should know the symbols for each electrical component. अब ये टास्क तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हर जो बंदा वो बना रहा है, जो इंसान, उसको सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स बहुत अच्छे से पता हो। The following table gives you the electric components and its symbol as well as a function of the component in the circuit. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये टेबल गिवन है जहाँ पे आपको हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल्स गिवन है,
ठीक है, और उसके फंक्शंस भी गिवन है। चलो, नाउ वी कम टू सर्किट डायग्राम, wherein which tells us how the various components in a circuit have been connected by using the electrical symbols of the component is called a circuit diagram. It is much easier to draw a circuit diagram by using symbol. ठीक है, जब आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो जहाँ पे आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, बाय यूजिंग द कंडक्टिंग अप्लायंसेस एंड कंपोनेंट्स, लेकिन वो जो आप डायग्राम बना रहे हो वो आप बना रहे हो बाय यूजिंग द सिंबल, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल्स के थ्रू ड्रॉ करना ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट बाय यूजिंग द फुल डायग्राम्स। ठीक है ना, अगर आप पूरा प्रॉपर बल्ब बनाओगे, वायर्स बनाओगे, स्विच बनाओगे, बैटरी बनाओगे, उससे बेटर हम क्या इनके सिंबल्स के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो वो अंडरस्टूड भी होता है और ज्यादा सिंपल भी होता है। ठीक है, सो वी यूजुअली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स सर्किट डायग्राम। तो कभी भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सर्किट डायग्राम के थ्रू करते हैं। So an electric circuit consisting of a cell, a bulb and a closed switch which is drawn in the figure can be represented by drawing a circuit diagram. तो यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है, देखो इस तरीके से। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे पूरा जो फिगर बनाया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, वो किसको यूज करके बनाया गया है, आपके इन फिगर्स को, जो आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स है उनको यूज करके यहाँ पे सर्किट बनाया गया है। सी, ये आपका बैटरी का सिंबल है, ये क्लोज स्विच है, ये आपके वायर्स है, ये आपका बल्ब है। बल्ब को आप सूरज इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी ये बल्ब का सिंबल होता है। ये आपका सर्किट यहाँ पे ओपन है क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्किट, सॉरी यहाँ पे स्विच आपका कैसा है, ऑन है। So in the circuit diagram shown in the figure, bulb has been connected to the two terminals of a cell by copper wire through a closed switch. क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करा गया है, ये सर्किट आपको बना के दिया गया है जहाँ पे एक बल्ब ग्लो कर रहा है, वायर्स के थ्रू, बैटरी है, स्विच है ना, और क्या क्लोज स्विच के थ्रू यहाँ पे सर्किट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, सर्किट डायग्राम्स ड्रॉन बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स। तो वेरियस कंपोनेंट्स को यूज करके आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक क्लोज सर्किट दिखाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, कंसिस्टेंट ऑफ अ सेल है, बल्ब है, ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बल्ब आपको ग्लो नहीं करेगा क्योंकि स्विच ओपन है यानी कि ऑन है ना। चलो, तो ये आपको यहाँ पे फिगर बना के देना है। सब पे आपने यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिए हैं और सबको आपने किसके थ्रू, अपने अपने सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, विच इज मच इजियर टू रिप्रेजेंट। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पे। तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों तीन इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा है केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The chemical effect of electric current will be studied in higher classes. Higher classes में पढ़ाया जाएगा। हमारे लेवल पर अभी हमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है। So before we discuss the heating effect of electric current, we should know the meaning of the term electrical resistance or just resistance. ठीक है, सबसे पहले हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस टर्म के बारे में, तब जाके हमको हीटिंग इफेक्ट समझ में आएगा इलेक्ट्रिक करंट का। All the materials oppose the flow of electric current through them. Some oppose less and other oppose more. देखो बच्चे, जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इलेक्ट्रिक करंट का जो उनके थ्रू फ्लो होता है उसको अपोज करते हैं। कुछ मटेरियल्स बहुत ज्यादा अपोज करते हैं और कुछ कम करते हैं। ओके, सो द डिग्री टू विच अ मटेरियल अपोज द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो कोई भी एक मटेरियल अपने थ्रू करंट के फ्लो को किस लेवल पे, किस डिग्री तक अपोज करता है, उस डिग्री ऑफ ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, copper and aluminum metals have very low electrical resistance, whereas alloys such as nichrome have very high electrical resistance. क्या बोल रहा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स है इनका रेजिस्टेंस काफी लो होता है, यानी कि ये करंट को काफी कम अपोज करते हैं, इसलिए अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन वही अगर हम एलॉय की बात करें, एलॉय में हमने एग्जांपल लिया नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। नाइक्रोम किसका एलॉय है, निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज, इन सभी मेटल्स का, मेटल एंड नॉन मेटल्स का बनकर नाइक्रोम बनता है एलॉय। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि ये करंट को ज्यादा अपोज करेगा। अ वायर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस वायर। एक ऐसी वायर जो कैसे मटेरियल की बनी है, ऐसे मटेरियल की बनी है जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, उस वायर को आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस वायर बोलेंगे।
नाइक्रोम वायर इज अ रेजिस्टेंस वायर। तो नाइक्रोम का वायर कैसा होता है? रेजिस्टेंस वायर होता है। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्क्राइब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes hot and produces heat. This is called heating effect of current. देखो, जब आप किसी एक इलेक्ट्रिक करंट को एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू फ्लो करवा रहे हो, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिक करंट को एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू फ्लो करवा रहे हो। एग्जांपल हमने लेता है नाइक्रोम वायर, अभी मैंने आपको बताया उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, इसलिए इसको आप रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, जितनी भी उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे वो सब का सब बच्चों क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीट। यानी कि वहां पे वायर क्या करती है, वायर रेजिस्टेंस वायर बिकम हॉट। क्यों? क्योंकि वहां पे जितना भी करंट है वो सारा अपोज किया जा रहा है, आगे तो फ्लो नहीं होने दे रहा है, और वो डिसिपिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि जो रेजिस्टेंस वायर है वो बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। इसी को आप बोलते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Actually, when electric current passes through a high resistance wire, the electric energy gets converted into heat energy. ये बताया ना कि जब आप एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाओगे, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। और दिस हीट एनर्जी हीट्स अप द रेजिस्टेंस वायर, और यही हीट एनर्जी की वजह से वो रेजिस्टेंस वायर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। सो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी एज फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है। क्या एक्टिविटी गिवन है? आपको कुछ मटेरियल्स दिए हैं, आपने एक लिया है टॉर्च बल्ब, एक कनेक्टिंग वायर, एक सेल और एक स्विच। ठीक है, आपने क्या करा, कनेक्ट टॉर्च बल्ब विद द सेल, टॉर्च बल्ब को सेल के साथ कनेक्ट किया और एक स्विच के साथ, किसके थ्रू, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू। उसके बाद आपको स्विच ऑन कर देना है बल्ब को, और 2 या 3 मिनट के बाद यू हैव टू टर्न इट ऑफ। नाउ टच द बल्ब केयरफुली ऑन इस ग्लास बॉडी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ग्लास बॉडी बाहर से ग्लास वाला पार्ट होता है बल्ब का, उसको आप टच करके देखोगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसके बाद नाउ स्विच ऑफ द बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब इसके बाद बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया जाए 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद दोबारा से स्विच ऑन करना, फिर बल्ब को 4 to 5 मिनट्स तक बल्ब को लाइट अप होने देना है। उसके बाद दोबारा से स्विच ऑफ करना है, फिर टच करके देखो बल्ब। अब क्या नोटिस करोगे, द बल्ब बिकम्स मच हॉटर देन इन द फर्स्ट केस। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट मेक्स द बल्ब हॉट। ठीक है, यानी कि पहले वाले केस में आप देखोगे कि बल्ब ज्यादा हॉट हो गया था, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहां पे बल्ब आपका कैसा हो चुका है, हॉट हो गया। So in this activity, when electric current is passed through the bulb, the temperature of its filament rises to an extent that it starts glowing, and some part of this energy changes into heat. क्या बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट को बल्ब के थ्रू हमने पास करवाया, तो जो टेम्परेचर था फिलामेंट का वो राइज हो गया एक एक्सटेंट तक, जिससे क्या हुआ, वो ग्लो होने लगा। देखिए, कुछ ऐसी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, जो किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो गया, हॉट। लेकिन इट बिकम्स कूल व्हेन इट स्विच इज टर्न्ड ऑफ। दोबारा से आपने स्विच ऑफ कर दिया, वो दोबारा से ठंडा हो गया बल्ब, है ना। दस गेटिंग हॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो दैट मींस व्हाट, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो और वो कैसा हो जाता है, इट बिकम्स हॉट, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ next, it is important to note that not only the filament of the bulb but every wire or device through which the current passes more or less becomes hot due to the heating effect of the current. ठीक है, बच्चों से फिलामेंट नहीं, बल्ब के फिलामेंट की नहीं बात हो रही है। कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा वायर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, वो बच्चों थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे, कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन सभी गर्म हो जाता है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सारे ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो आपके इसी बेसिस पर काम करते हैं। कौन से बेसिस पर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर्स है, इलेक्ट्रिक केटल्स, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, गीजर, हॉट प्लेट्स, हेयर ड्रायर, ये सभी ऐसे अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं व्हिच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दीज डिवाइसेस हैव अ कॉइल्ड वायर कॉइलेंट एलिमेंट। इन सभी डिवाइसेस में कॉइल्ड वायर होती है, ऐसी ऐसी कॉइलिंग शेप में वायर होती है, जिसको आप बोलते हो एलिमेंट। ठीक है, और ये एलिमेंट क्या होता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स रेड हॉट एंड गिव्स आउट हीट। इस एलिमेंट के थ्रू जब आप करंट पास करवाते हो, ये रेड हॉट बन जाता है और कैसी देता है, आपको हीट प्रोड्यूस करता है। Incandescent bulbs and fluorescent tubes give light due to heating effect of the electric current. Incandescent bulb होते हैं, fluorescent tube आपकी आती है, ये सभी जो लाइट देती हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही देती है। अब बोला है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब एलिमेंट कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या क्या फैक्टर्स है? मटेरियल ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट किस मटेरियल का बना है,
लेंथ ऑफ वायर इन द एलिमेंट, वो जो एलिमेंट पे वायर आपने यूज करी है उसकी लेंथ कितनी है, थिकनेस ऑफ वायर इन द एलिमेंट, एलिमेंट की जो थिकनेस है वो कितनी है, मतलब एलिमेंट में जो वायर यूज हुआ है उसकी थिकनेस कितनी है, टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, तो करंट कितने टाइम तक के लिए फ्लो हो रहा है इस पे भी डिपेंडेंट होता है। So therefore the elements of different electrical appliances or devices are made of different materials, length and thicknesses according to the requirement. तो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस या डिवाइस के जो एलिमेंट बनाए जाते हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बनाए जाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं कि भाई कैसा मटेरियल चाहिए, लेंथ, थिकनेस, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप एलिमेंट बनाते हो फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल appliance. Different materials get heated to different extent on passing the electric current through them. So this is due to their property called resistance. अब हर एक मटेरियल एक डिफरेंट लेवल तक हीट होता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने उसमें मटेरियल कैसा यूज किया है, उसकी लेंथ कैसी है, वो मतलब कुल मिला के उसके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है कोई मटेरियल किस लेवल तक या किस एक्सटेंट तक हीट करेगा व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम। द रेजिस्टेंस हैम्पर्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी एक मटेरियल के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको हैम्पर यानी कि उसको अपोज करता है। Materials having high resistance produces a large amount of heat, whereas materials of low resistance produces very small amount of heat. ठीक है, वो मटेरियल्स जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और जिन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस लो होता है वो काफी कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, they become least hot, whereas materials like tungsten and nichrome get too hot on the passage of current through them. सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर ये काफी कम हॉटनेस प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इनका रेजिस्टेंस काफी लो होता है। लेकिन अगर टंगस्टन या नाइक्रोम जैसे वायर की बात करी जाए तो ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। This property of tungsten and nichrome makes them useful for making the filament of the electric bulb and elements of heating devices respectively. यही जो प्रॉपर्टी है टंगस्टन और नाइक्रोम वायर की, ये इनको सूटेबल बनाती है क्या करने के लिए, बहुत सारी हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एलिमेंट्स बनाने के लिए। They have the ability to withstand very high temperature without getting melted. बहुत ज्यादा टेम्परेचर को वो क्या withstand या झेलने की एबिलिटी इनके पास होती है without getting melted. Besides giving light, light देने के साथ साथ electric bulb also gives out heat which is not desirable because it consumes more electricity and causes wastage of it. इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट देने के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है जो कि कहीं से भी कहते हैं रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमें हीट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाइट चाहिए होती है ना बल्ब से। तो वो जो हीट के साथ सॉरी लाइट के साथ जो वो हीट देता है वो क्या करता है कहीं ना कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ना, और causes wastage. However, using fluorescent tubes and compact fluorescent tubes, जिसको आप CFL कहते हो, is a better option as they produce light by using very small amount of electricity. तो आज के टाइम पे इसलिए हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFL वगैरह आ गई हैं जिसको आप बल्ब की जगह इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह यूज कर सकते हो क्योंकि ये काफी कम हीट प्रोड्यूस करती है यानी कि काफी कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है यानी कि दे सेव एनर्जी एंड रिड्यूस इट्स वेस्टेज। चलो now think what happens if the amount of current passing through a material increases, let us find the fact by performing an activity। अब क्या बोला उन्होंने कि अगर हम किसी भी मटेरियल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, उसके लिए एक्टिविटी आपको यहाँ पे बोली जा रही है। This activity proves that the amount of heat produced also depends upon the amount of current flowing, that is large amount of current produces more heat। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि एक फैक्टर होता है क्या कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू उतनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है। लार्जर द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूसेस मोर हीट। ओके, चल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद अब हम पढ़ेंगे कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। सी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी एप्लीकेशंस और यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ। Some of the important applications of the heating effect of current are given below। अब हमें यहाँ पे कुछ हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस गिवन हैं, सो वन बाय वन हम इन्हें पढ़ेंगे। सी the heating effect of electric current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric room heater, electric iron, electric kettle, electric toaster, oven, water heater जिसको आप गीजर भी बोलते हो, immersion rod, soldering iron। तो बच्चों ये सारे ऐसी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है जिनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही प्रिंसिपल लगता है और उसी के बेसिस पर ये सारी डिवाइसेस फंक्शन करती हैं। Next, the heating effect of electric current is utilized in electric bulbs और electric lamp for producing light। लाइट जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में वहां भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या फिर उसी के प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूटिलाइज इन अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज
for protecting household wiring and electrical appliances from accidental large flow of current. जब घर की जो हाउस होल्ड वायरिंग या इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है उसमें गलती से एक्सीडेंटली अगर लार्ज फ्लो ऑफ करंट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से घर में कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे ही फंक्शन करता है। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्टेड डिवाइस है जो हमारे घर में हमारे जो नुकसान हो सकते हैं ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग उन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है। और इसका भी जो प्रिंसिपल है जिसपे काम करता है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ so we will now discuss all these appliances of the heating effect of electric current in what some detail। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें ये सभी पढ़ने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको गिवन है हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। अब वो सारे हीटिंग अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिक भी होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दे वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये किस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। All the electric heating appliances contain points of high resistance wire made of nichrome alloy। जितनी भी ये इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस होती है स्टूडेंट्स, ये किसकी बनी होती है? इनके अंदर एक कॉइल होती है। कैसी कॉइल होती है? वो कॉइल बनी होती है एक हाई रेजिस्टेंस वायर से, जैसे कि नाइक्रोम हमने पढ़ा था अभी लास्ट। ठीक है, तो नाइक्रोम विच इज एन एलॉय जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, जिसको हम हाई रेजिस्टेंस वायर भी बोलते हैं, उससे कॉइल बनी होती है। वही कॉइल इन सभी इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस में होती है। The coil of high resistance wire or coil of nichrome wire present in electric heating appliances is called the heating element or just element of the appliance। इसको जो coil इसके अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? heating element या खाली element भी आप बोल सकते हो। In some simple words, the part of electric heating appliance which heats up on passing current is called heating element or just element of the appliance। ठीक है, so हमारे इस इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस का वो पार्ट जो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। जब आप उसके ऊपर करंट पास करते हो उसको आप इलेक्ट्रिक या हीटिंग एलिमेंट या खाली एलिमेंट भी बोल सकते हो। When electric current is passed through an electric heating appliance by connecting it to a power socket through insulated copper wire called cord or connecting cable। जब आप इन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस के थ्रू करंट पास करवाते हो किसी एक इंसुलेटिंग वायर के थ्रू, इंसुलेटिंग वायर को आप क्या बोलते हो? कॉर्ड या कनेक्टिंग केबल भी बोलते हो। उसके थ्रू जब करंट पास होता है देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द हीटिंग एलिमेंट और कॉइल ड्यू टू विच द हीटिंग एलिमेंट बिकम्स रेड हॉट। तब क्या होता है? उस हीटिंग एलिमेंट या उस कॉइल में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वही हीट की वजह से वो जो एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? रेड हॉट कलर का हो जाता है। A lot of heat is produced in the heating element because it is made up of high resistance nichrome wire। और ये इतनी सारी हीट प्रोड्यूस की होती है क्योंकि वो जो कॉइल है, वो जो एलिमेंट है, वो किसका बना है? हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर का बना है। Then a negligible heat is produced in the connecting wires of copper because copper has very low resistance। लेकिन वो जो कनेक्टिंग वायर था जो कॉपर का बना था, हमने जो लिया था, है ना, उसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो किसका बना है? वो कॉपर का बना हुआ है ना, कनेक्टिंग वायर। और कॉपर क्या होता है? कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी लो होता है। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है ना, उसमें हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। Since a negligible heat is produced in copper connecting wire, they do not become red hot like the heating element। तो क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस काफी कम है कॉपर वायर का, तो वो हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करेंगे और इसलिए उनका कलर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि सेम कलर के रहेंगे। वो रेड हॉट कलर में कन्वर्ट नहीं होंगे जैसे कि वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक बल्ब। द इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प व्हिच वी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग यूज करते हैं ये किस फिनोमिना पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही फिनोमिना पे फंक्शन करता है। चलो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ वेरी थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें क्या होता है? एक पतला सा फिलामेंट होता है अंदर। ठीक है, जो किसका बना है? टंगस्टन मेटल का बना है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ हाई रेजिस्टेंस। अब ये जो फिलामेंट है इसका भी रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स काफी हाई होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। अब फिर सेम चीज है कि क्या, क्योंकि ये फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है काफी हाई होता है और जब आप इसके इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो वो सारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट की फॉर्म में
प्रोड्यूस होता है एंड ड्यू टू दिस द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग। और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो क्या हो जाता है, काफी हीट हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो यानी कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो बहुत अच्छे लेवल टेम्परेचर तक, ये हाई टेम्परेचर तक हीट होता है और देन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। एक्चुअली द फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम्स व्हाइट हॉट एंड एमिट्स लाइट। होता क्या है कि ये जो फिलामेंट था बल्ब का, ये जितनी ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करने के बाद ये किस कलर का हो जाता है, व्हाइट हॉट कलर का हो जाता है। ठीक है, और यही व्हाइट हॉट कलर को हम क्या बोलते हैं कि बल्ब क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। A lot of electricity consumed by the filament of electric bulb appears as heat, due to which the glowing electric bulb becomes quite hot. ठीक है, काफी सारी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो कंज्यूम करता है एज अ हीट, और कुछ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको वो किसमें प्रोड्यूस करता है, या कन्वर्ट कर देता है लाइट की फॉर्म में। ठीक है, चलो, तो वी शुड नेवर टच अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि अब देखो हीट भी किसी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ हीट तो उस बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करती है और कुछ हीट जो होती है वो उसकी आउटर बॉडी में फील होती है बल्ब की। इसलिए कभी भी कोई ऐसा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो अभी मेन सप्लाई से कनेक्टेड है या ग्लो कर रहा है, तो उसको कभी भी हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट होता है। इट मे बी वेरी हॉट एंड आवर हैंड्स में गेट बर्न बैडली। बहुत ज्यादा भी गर्म हो सकता है, अगर आपने बहुत टाइम से उसको ऑपरेट कर रखा है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और आपके हाथ भी जल सकते हैं। ठीक है, चलो। Please note that the same current flowing through the tungsten filament of an electric bulb produces enormous heat, but almost negligible heat is produced in the connecting wires of the copper. ठीक है, देखो वो जो फिलामेंट जो किसका बना है, टंगस्टन मेटल का बना है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफी हाई है तो वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए बल्ब आउटर बल्ब क्या है, काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। लेकिन वो बल्ब जिन कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है वो कॉपर की बनी होगी, जिसका रेजिस्टेंस काफी लो होता है ना, तो उनमें इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी कि उनको हम इजीली टच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट that the fine tungsten filament has very high resistance, whereas copper connecting wires have very low resistance. तो स्टूडेंट्स, टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू भी करंट पास हो रहा है और वो कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू भी करंट पास हो रहा है, लेकिन टंगस्टन फिलामेंट आपका रेड हॉट कलर का होता है, लेकिन आपका जो कॉपर वायर है उसमें भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि टंगस्टन जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस काफी हाई है, इसलिए वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, लेकिन वही आपके जो कनेक्टिंग वायर्स है वो कॉपर का बना है और कॉपर का रेजिस्टेंस काफी लो होता है। ठीक है, चलो, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प व्हिच इज CFL। देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट बट इट आल्सो गिव्स आउट हीट, ये अभी हमने पढ़ा है ना। So in fact, a major part of the electricity consumed by the filament of electric bulb is converted into heat, due to which the bulb becomes hot, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट हम उस बल्ब के थ्रू पास करवा रहे हैं, उसमें से मेजर पार्ट ऑफ करंट जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो बल्ब रेड हॉट कलर का उसका फिलामेंट दिखता है, यानी कि वो आपको लाइट प्रोड्यूस करता हुआ दिखता है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। बहुत कम ऐसा पार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिसिटी का, जो लाइट में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। The production of heat by an electric bulb is not desirable because it leads to the wastage of electricity. अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि ये जस्ट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये हीट कहीं भी हमारे काम नहीं आती है। सो द फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर नाउ पावर एफिशिएंट बिकॉज दे वेस्ट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज हीट। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें फिलामेंट हुआ करता था, ये फिलामेंट वाले जो इलेक्ट्रिक बल्ब थे ये एफिशिएंट नहीं कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इसीलिए अब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प विद CFL हमारे वहां पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया। Now we are having the topic electric fuse or fuse. A fuse is a safety device which prevents electric fires and damage to electrical appliances due to excessive flow of current. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करती है, घर में आपकी जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग है, ये इलेक्ट्रिक आपके जो भी अप्लायंसेस है उनमें फायरिंग वगैरह से प्रिवेंट करती है। वो कब हो सकती है फायरिंग, जब शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो जाता है, यानी कि जब करंट का एक्सेसिव फ्लो हो जाता है तब ये फायरिंग होने के चांसेस होते हैं, जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है द सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज्ड बाय अस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्यूज। द फ्यूज
for protecting our household electric wiring is fitted just near the main switch on the switch board. ठीक है, ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, ये कहाँ हमारे घर की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसको सेफ रखने के लिए यूज किया जाता है. हमारे जो मेन स्विच बोर्ड होता है, मेन पावर सप्लाई बोर्ड होता है, जो घर के बाहर कहीं पे हम लोग लगा होता है, आपके घर पे के बाहर भी लगा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग लगाते हैं. अ फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ये फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करता है. ठीक है, अब कैसे काम करता है देखो. फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट लेग ऑफ अ थिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. क्या होता है, फ्यूज के अंदर एक ज्यादा बड़ा नहीं, छोटी सी लेंथ का थिन और टिन की प्लेटिंग होती है. इसके ऊपर होता कॉपर का वायर, लेकिन टिन के ऊपर प्लेटिंग होती है. इस तरीके का पतला सा एक तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है. The thin fuse wire has a much greater resistance. अब वो जो पतला सा फ्यूज वायर है उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है than the rest of the electric wiring in the house. घर में जितनी भी बाकी वायरिंग कर रखी है उसके कंपैरिजन में उस पतले से वायर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है. So when the current in the household circuit suddenly increases too much, then the thin fuse wire gets heated too much. जब एकदम से करंट जो होता है घर के अंदर ज्यादा, हाउसहोल्ड जो घर के अंदर करंट की सप्लाई हो रही है वो अगर सडनली बाय मिस्टेक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज की थिन वायर है वो क्या होने लगती है, बहुत ज्यादा हॉट होने लगती है ना. फिर धीरे धीरे मेल्ट होती है और उसके बाद इट ब्रेक्स द सर्किट. जैसी सर्किट टूटेगा, ड्यू टू विच करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट, घर के अंदर जो सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है. एंड दिस प्रिवेंट्स फायर इन द हाउस which could be caused due to overheating of wires. इससे क्या होता है, घर के अंदर आग लगने से बच जाती है. वो आग कब लग सकती थी, अगर वो एक्सेसिव करंट घर की वायरिंग में अंदर फ्लो कर जाता है ना, और वो ज्यादा फ्लो कर जाता तो ओवरलोडिंग के चांसेस हो सकते थे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता और फायरिंग होने के चांसेस थे. लेकिन उसको प्रिवेंट करता है क्योंकि सर्किट ही बीच में तोड़ देता है इलेक्ट्रिक फ्यूज. ओके, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी एंड रेफ्रिजरेटर ड्यू टू अ लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू देम. ठीक है, और घर के बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको भी सेव करता है, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, क्योंकि ये आपके क्या हो सकते थे, फ्यूज हो सकते थे अगर ज्यादा एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इनके थ्रू पास हो जाएगा. Now we come to the next topic, traditional fuse used in electrical wiring of houses and other building. ठीक है, घर में या बाकी सब बिल्डिंग्स में जो पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती थी वो कैसी होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले जो फ्यूज हुआ करते थे वो कैसे होते थे. See, if due to some reason the current in household wiring suddenly becomes too large and exceeds the safe limit, then the fuse will blow off, its wire will get heated too much, melt and break the circuit. अगर गलती से घर में, हाउसहोल्ड में जो आपकी करंट सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपका जो फ्यूज होता है वो ब्लो अप, यानी कि वो अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि अपने आप ही गिर जाता है फ्यूज, जिससे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट थी वो बीच में ही ब्रेक हो जाते हैं. करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इनसाइड द हाउस. When the fuse wire breaks, electricity supply in the household wire is automatically cut off, है ना. जब फ्यूज की जो वायर है वो ब्रेक हो चुकी है तो इलेक्ट्रिक करंट जो अंदर सप्लाई होता है वो अपने आप ही टूट जाता है. Before any damage can be done to the rest of wiring or to the electrical appliances being used. ठीक है ना, तो अपने आप ही जब इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बीच में से अगर ब्रेक हो जाएगा तो अपने आप ही करंट अंदर की तरफ फ्लो नहीं होगा. तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो अपना सेफ रहेंगे. If however there were no fuse in the household wiring, then the large current flowing through the wiring could heat up the wires to very high temperatures and cause electric fire. लेकिन अगर हम लोग घर में इलेक्ट्रिक यूज नहीं करते हैं तो ये जो एक्सीडेंटली जब एक्सेसिव करंट घर के अंदर फ्लो होता है ये क्या कर सकता है, इट कैन कॉज डैमेज टू द अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है, घर के अंदर आग लग सकती है क्योंकि उनके थ्रू क्या, उनकी सेफ लिमिट से ज्यादा करंट पास हो रहा होगा. The large current flowing through electrical appliances such as TV and refrigerator could also damage them. So when a fuse gets blown or break, जब fuse blow हो जाता है या break हो जाता है, a new fuse has to be fitted in its place to restore the electricity supply in the household circuit. फिर एक new fuse हमको लगाना पड़ता है उसकी जगह so that दोबारा से electricity की supply अंदर जा सके. A blown up fuse should be replaced by a new fuse only after the cause of excessive current in the wiring has been detected and set right. एक न्यू फ्यूज तभी लगाया जाएगा ब्लोन अप फ्यूज की जगह जब क्या हुआ है, एक्सेसिव करंट के कारण उसकी वायरिंग क्या हो चुकी है, आपकी टूट चुकी है. नेवर ट्राई टू फिक्स द ब्लोन अप इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू द मेन सर्किट इन द हाउस योरसेल्फ. कभी भी जो मेन सर्किट में आपने फ्यूज लगाया है उसको खुद से फिक्स करने की कोशिश हमें नहीं करनी है. एंड इलेक्ट्रिशियन शुड बी कॉल्ड इन दिस पर्पस. ठीक है, कौन करेगा फिर मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड में वहां न्यू फ्यूज कौन रिप्लेस करेगा,
इसके लिए हमको किसको बुलाना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। खुद से ये हमें नहीं करना चाहिए। इट कुड बी डेंजरस फॉर अस। Now, please note that we use a thin wire in a fuse because it has a much greater resistance than the rest of connecting wire. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि हम फ्यूज में जो वायर यूज करते हैं वो काफी थिन वायर यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वायर्स विच इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल फिटिंग ऑफ द हाउस. ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विल बी मच मोर इन द फ्यूज वायर. क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो वायर, है ना. Then anywhere else in the circuit, this will melt the fuse wire, whereas other wiring will remain. इससे क्या होता है, फ्यूज जब कभी हीटिंग पे ज्यादा होता है नहीं, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है. मेल्ट जल्दी हो जाएगा तो आसानी से क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा, यानी कि खुद सर्किट टूट जाएगा और अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम रोक देंगे. The thickness of the fuse wire should be such that it is able to withstand only a little more current than drawn by the household circuit. हाउस होल्ड सर्किट जो टोटल करंट को विथस्टैंड कर सकता है उससे थोड़ा सा ही, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्यूज की वायर की थिकनेस, सो दैट वो उतना ही करंट झेल पाए. यू शुड नॉट यूज अ थिक वायर एज अ फ्यूज वायर. ठीक है, कभी भी थिक वायर को आप यूज नहीं करेंगे एज अ फ्यूज वायर, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस काफी लो होता है. ठीक है, और इट विल नॉट गेट हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट इजिली, और वो आसानी से अपने मेल्टिंग पॉइंट पर क्या नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई अंदर चली जाएगी. नाउ द फ्यूज वायर इज यूजुअली मेड फ्रॉम टिन प्लेटेड कॉपर वायर. जो फ्यूज वायर बनता है वो जिससे बनता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर से बनता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सो दैट इट में मेल्ट इजीली, जिससे वो आसानी से मेल्ट हो जाए. कॉपर मेटल वायर जो होता है या फिर कोई एनी अदर मेटल वायर, दिस शुड नॉट बी यूज एज अ फ्यूज वायर. तो कोई अदर मेटल की वायर या कॉपर वायर को हम एज अ फ्यूज वायर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, तो ये आसानी से मेल्ट नहीं होंगे, ड्यू टू विच दे विल नॉट मेल्ट इजीली. ठीक है, व्हेन अ लार्ज करंट पासेस थ्रू इट, अगर ज्यादा करंट पास होगा तो ये कॉपर वायर वगैरह आसानी से मेल्ट नहीं होते, लेकिन इनका रेजिस्टेंस काफी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. चलो, नाउ द कॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. अभी जो लार्ज करंट का फ्लो हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण है बेटा या तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग. देखो, an extremely large current can flow in the household electric wiring circuit under two circumstances. ठीक है, हाउसहोल्ड वायरिंग जो होती है उसमें ये जो एक्सेसिव करंट का फ्लो होता है वो दो ही कंडीशन में हो सकता है. क्या है वो दो कंडीशन? पहली है शॉर्ट सर्किट एंड सेकेंड इज ओवरलोड. देख, अब यहाँ पे हमें बताया है शॉर्ट सर्किट के बारे में, पहले पढ़ते हैं. इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू टू इंसुलेटेड वायर which run together and reach each and every electrical appliances. घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग करी गई होती है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम दो इंसुलेटेड वायर के थ्रू सप्लाई करते हैं. ठीक है, दोनों एक साथ ही पैरेलल एक दूसरे के लगाए गए होते हैं. ठीक है, वन इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड लाइव वायर, एक को आप लाइव वायर कहते हो, एंड द अदर इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर. देखो यहाँ दिखाया है ना आपको, ये है आपका लाइव वायर और ये आपका न्यूट्रल वायर. Both these wires are necessary for the working of an electric appliance. किसी भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की वर्किंग के लिए ये दोनों ही वायर बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है, if the plastic insulation of the live wire and neutral wire gets torn due to wear and tear, then the two naked wire touch each other. जो बाहर इनकी इंसुलेटिंग कवरिंग होती है लाइव वायर न्यूट्रल वायर की, है ना, अगर ये प्लास्टिक कवरिंग हट जाती है और दोनों नेकेड वायर्स आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, then the touching of live wire and neutral wire directly is known as short circuit. अब जो ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की टचिंग होगी, आपस में एक दूसरे के टच करेंगे, लेकिन नेकेड कंडीशन में, बाहर तो इंसुलेटेड उनकी कवरिंग होती है, ये इंसुलेटेड कवरिंग अगर हट जाए बाय चांस और ये अब नेकेड वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. And when the live wire and neutral wire touch each other directly, there a large current flows through the household wiring. जैसे ही एक दूसरे को टच करेंगे तब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है थ्रू द सर्किट, एंड दिस लार्ज करंट में हीट द वायर्स टू अ डेंजरसली हाई टेम्परेचर. अब जब इतना ज्यादा करंट आगे अंदर फ्लो करेगा तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके वायर हैं वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगेंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर तक, और उससे क्या हो सकती है, फायर में भी स्टार्ट. So that's one reason for the flow of excessive current in household circuit is the short circuit. ठीक है, तो पहला रीजन एक्सेसिव करंट का सप्लाई जो घर में हो जाता है कभी कभी, इसका पहला रीजन है शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दूसरे को टच करते हैं नेकेड. ओके, द आउटर इंसुलेशन ऑफ कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज ऑलरेडी टॉट. जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक आयरन आपके घर में होती है, उसकी जो वायर होती है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर जो होती है,
उसकी अगर जो आउटर इंसुलेशन अपने आप ही क्या है, टॉर्न है, एंड इफ द इंसुलेशन ऑफ इनर वायर आल्सो गेट टॉर्न, अंदर जो वायर है उनकी इंसुलेशन भी टॉर्न है, देन शॉर्ट सर्किट विल टेक प्लेस, इससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वी शुड नेवर यूज सच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग कनेक्टिंग केबल फॉर इंसुलेशन। ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है, जिनमें कनेक्टिंग केबल इंसुलेशन जिनमें नहीं होगा। सच कनेक्टिंग केबल शुड बी रिप्लेस इमीडिएटली, ऐसे कनेक्टिंग केबल्स को हमें तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए। दूसरा रीजन था ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग देखो, when too many electric appliances are connected to a single socket, they draw an extremely large current from the household circuit. This is known as overloading the circuit. ठीक है, जब किसी सिंगल सॉकेट में आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए हैं, तब वहां पे क्या होता है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिक सप्लाई होने की वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है, एंड द फ्लो ऑफ लार्ज करंट ड्यू टू ओवरलोडिंग में हीट द कॉपर वायर ऑफ हाउसहोल्ड वायरिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड द फायर में बी स्टार्टेड। जब बहुत सारे आपने अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिया, यानी कि ओवरलोडिंग हो गई, तो कॉपर वायरिंग की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कॉपर वायरिंग मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे फायर हो सकती है। इनफैक्ट मेनी टाइम्स वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट द इलेक्ट्रिकल फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। टू अवॉइड दिस डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक फायर वी शुड यूज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द वायरिंग। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बहुत बार आपने न्यूज देखी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से घर में आग लग गई है ना, इस तरीके की आपने न्यूज पढ़ी है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमको अपनी मेन पावर सप्लाई में इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करना चाहिए। सो व्हेन अ हाउस और सम अदर बिल्डिंग इज वायर्ड, द वायरिंग इज प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज। जब कोई नया घर बनता है, जब इंडस्ट्री वगैरह बनती है, तो सब लोग क्या यूज करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत जल्दी यूज करते हैं। सो कभी भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो, फ्यूज वायर ब्लो आउट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो जाए। दिस प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक फायर्स, इससे इलेक्ट्रिक फायर्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। चलो, नाउ फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सप्लाइसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कौन कौन से फ्यूज यूज किए जाते हैं? So far we have discussed the fuses which are put on the main switch board in our house to protect the whole wiring of the house. ठीक है ना, हमारे मेन स्विच बोर्ड जो घर का होता है, वहां पे हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं अपने घर के बाकी अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमने पढ़ लिया है। अब फ्यूजेस आर आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम डैमेज व्हिच मे बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू देम। अब हर एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर एक और सेपरेट फ्यूज होता है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। तो कॉस्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक टीवी सेट एंड रेफ्रिजरेटर हैव देयर ओन फ्यूजेस व्हिच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डैमेज बाय टू मच करंट। जितने भी ये कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो इनको टू मच करंट की सप्लाई से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द फ्यूज is used in electric appliance. It consists of a glass tube having a thin fuse. क्या होता है, इसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें एक thin fuse वायर होता है, उसके अंदर सील। ओके, द ग्लास ट्यूब हैज टू मेटल कैप्स एट इट टू एंड्स, और वो जो ग्लास की ट्यूब होती है उसके दोनों एंड्स पे दो मेटल के कैप्स लगे होते हैं। द टू एंड्स ऑफ द फ्यूज वायर आर कनेक्टेड टू दीज मेटल कैप्स, और वो जो फ्यूज का जो अंदर वायर था उसके दोनों एंड्स इन्हीं दोनों मेटल कैप से कनेक्टेड होते हैं। Okay, the metal caps are for connecting the fuse in the circuit in a suitably made bracket. ये जो मेटल के दोनों कैप्स है, ये क्यों है, ये फ्यूज को सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। If due to some reason a large current tends to flow through the electric appliance, its fuse will blown up, melt and break. अगर किसी भी रीजन की वजह से ज्यादा करंट पास हो जाता है, तो ये जो फ्यूज की वायर है ये अपना ब्लो अप हो जाती है, यानी कि मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ हो जाती है टू दी अप्लायंस। ठीक है, this will protect the appliance from damage which could have been caused if the large current had passed through it. जिससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस प्रोटेक्टेड रहता है, जो डैमेज हो सकता था अगर ज्यादा करंट उसके थ्रू पास हो गया तो। द फ्यूजेस यूज्ड इन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कॉल्ड कार्ट्रिज फ्यूजेस। ठीक है ना, तो किसी भी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो फ्यूज यूज किए जाते हैं वो आप कार्ट्रिज फ्यूजेस कहते हो। तो वी शुड ऑलवेज यूज अ प्रॉपर फ्यूजेस carrying ISI mark which have been specified for particular application. तो हमेशा आप कैसे फ्यूजेस यूज करोगे, हमेशा प्रॉपर फ्यूजेस यूज करोगे जिनके ऊपर ISI मार्क होता है, जो क्या होता है, सर्टिफाइड मार्क होता है कि हाँ ये अप्लायंस कैसा है, सर्टिफाइड है टू बी यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो, नाउ यूज ऑफ MCB इन प्लेस ऑफ फ्यूज। अब एक और डिवाइस है MCB, जिसको आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हो, ये एज अ फ्यूज की जगह काम कर सकती है। देखो, MCB stands for miniature circuit breaker. These days MCBs are being used increasingly in household electric wiring in place of traditional fuses. पहले टाइम पे ज्यादातर ट्रेडिशनल फ्यूजेस यूज किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे MCB इनको रिप्लेस कर रही है, यानी कि फ्यूजेस की जगह हम लोग MCBs यूज कर रहे हैं।
MCB does not work on the heating effect of current. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि MCB हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे काम नहीं करती है. MCB वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये किस पे काम करती है? करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है. MCB is a special kind of electrical switch which automatically turns off when the current in the circuit becomes too large and cuts off the electricity supply. So MCB क्या है? एक अलग ही तरीके का स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच है जो अपने आप ऑफ हो जाता है अगर बहुत ज्यादा करंट सर्किट के थ्रू पास हो रहा है तो. MCB can be reset in the on position when the fault in the wiring which caused large current to flow in the circuit has been set right. अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गया सर्किट में तो MCB अपने आप ऑफ पोजीशन में चली जाएगी तो आपको उसे दोबारा से ऑन पोजीशन में लाना पड़ता है सो दैट अब इलेक्ट्रिसिटी आगे सप्लाई हो सके. Thus, unlike a fuse which can be used only once and has to be replaced when its wire melts and breaks, the same MCB can be reset manually to restore electricity supply. तो यानी कि पहले अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज में क्या होता था, अगर एक बार फ्यूज आपका कट ऑफ हो जाता था, ब्लो ऑफ हो जाता था तो हम उसको रिप्लेस करना पड़ता था, एक नया वाला फ्यूज लगवाना पड़ता था बाय द इलेक्ट्रिशियन. लेकिन एमसीबी का एक एडवांटेज होता है कि इसको मैनुअली यानी कि आप भी क्या कर सकते हो, एक स्विच जैसा होता है इस तरीके से. देखो इस स्विच ऐसे ऑफ पोजीशन में आ जाता है अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाती है. अब इसे दोबारा से ऐसे ऊपर की तरफ उठा दोगे तो ये स्विच ऑन हो जाता है. इस तरीके से एमसीबी का यूसेज होता है यानी कि इसे मैनुअली कोई भी घर पे आसानी से कर सकता है. When MCB is reset or turned on, the circuit becomes complete and electric current starts flowing in the household wiring. Again, जैसे कि आप MCB को रीसेट करोगे यानी कि ऑन करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यानी कि सप्लाई अब इलेक्ट्रिक सप्लाई अंदर होने लगेगी. These days, more and more houses and other buildings are using miniature circuit breaker to protect the electric wiring from the excessive flow of current. To make sure that we buy good quality MCB, we should look for ISI mark on them. तो आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है कि फ्यूज की जगह पहले फ्यूज भी एक सेफ्टी डिवाइस है, एमसीबी भी एक सेफ्टी डिवाइस है. फ्यूज ट्रेडिशनल टाइम पे यूज की जाती थी, एमसीबी आज का ज्यादातर लोग यूज करते हैं. और एक अच्छी एमसीबी का भी यही आपका इंडिकेशन होता है कि इस पे ISI मार्क होना चाहिए, जो एक सर्टिफाइड मार्क है फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो we will now study that electric current can produce magnetism. Electric current magnetism भी produce करता है. When electric current passes through a wire, the current carrying wire behaves like a magnet. This is called the magnetic effect of current. जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है यानी कि वो अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है, तब इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. So the magnetic effect of current is used to make a टारगेट नंबर ऑफ डिवाइसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की प्रिंसिपल काम करता है. एग्जाम्पल, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, टॉयज, ये सभी चीजें कुछ ऐसी हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है. चलो, नाउ नेक्स्ट इज The magnetic effect of current was discovered by a scientist named Hans Christian Ørsted. ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था Hans Christian Ørsted, HC Ørsted भी हम लोग को बोलते हैं. उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो एक इलेक्ट्रिक करंट के पास होती है उसकी डिस्कवरी इन्होंने ही करी थी. ठीक है, Ørsted found that when the electric current was passed in a wire, then the needle of a compass needle near it got deflected from its usual north-south position. ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब किसी एक सर्किट के थ्रू आपने क्या करा, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू करंट पास किया तो उसमें जो आपने कंपास निडल, देखो यहाँ पे कंपास निडल है, कंपास निडल भी अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, तो इस कंपास निडल की जो पोजीशन थी, निडल की जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है, नॉर्थ साउथ होती है. इसमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला था जब हम वायर के थ्रू करंट पास हमने किया था. नाउ द निडल ऑफ अ कंपास इज इटसेल्फ अ टिनी मैग्नेट व्हिच कैन बी रोटेटेड फ्रीली ऑन अ पाइवट. सी वही चीज है कि जो कंपास की निडल होती है कि अपने आप में भी एक मैग्नेट होती है. ओके, अ कंपास निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय अनदर मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड. एक कंपास की निडल जो डिफ्लेक्ट करती है तभी डिफ्लेक्ट करेगी स्टूडेंट्स अगर ये किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आती है, तभी ये कंपास निडल की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है. Since a current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that the electric current flowing in a wire give rise to a magnetic field around it. यानी कि क्या हुआ, जब आपने उस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू वायर के थ्रू क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो वहां पे क्या हुआ, उस करंट कैरिंग कंडक्टर अब कैसे बिहेव करने लगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा. यानी कि उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड था
और कंपास निडल भी अपने आप में एक मैग्नेट थे, तो दोनों ही मैग्नेट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपास निडल में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला. So it is this magnetic field produced by the current carrying wire which exerts a force on the compass needle and deflects it or moves it. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही था जो हमारे उस कंडक्टर ने प्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से कंपास निडल जो अपने आप में मैग्नेट है उसमें हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला. ठीक, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे. एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट. इलेक्ट्रिक करंट को हम मैग्नेट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं. द मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. ऐसा मैग्नेट जो आप इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से बनाते हैं उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हो. इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो. An electromagnet consists of a long coil of insulated copper wire wound around an iron rod. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक आयरन की रॉड जिसके अराउंड आपने क्या कॉपर वायर, वो भी इंसुलेटेड, यानी कि बाहर से एक प्लास्टिक कवरिंग होनी चाहिए. कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे कॉइल करा है आपने एक आयरन रॉड के अराउंड, इस तरीके से कुछ. ठीक है. So when the two ends of the coil are connected to a cell, अब इस कॉइल के दोनों एंड्स को आपने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से. अब करंट passes through the point and produces a magnetic effect. अब क्या होगा, जब बैटरी आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो यानी करंट इसके थ्रू पास होगा. जैसे इसके थ्रू करंट पास होगा तो ये जो आपके आयरन निडल है, ये जो कॉइल है, इसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. दिस मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटाइज द आयरन रॉड. अब यही मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, उस रॉड को मैग्नेटाइज कर देता है एंड द आयरन रॉड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब वो आयरन की जो रॉड है वो क्या बन गई है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है. चलो, नाउ नेक्स्ट, द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रिमेन्स एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इन इट्स कॉइल. ठीक है. उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो तभी तक रहेगी स्टूडेंट जब तक उस कॉइल के अंदर आपने करंट पास किया है. If we switch off the current in the coil by opening the switch, all the magnetism of the iron rod disappear and it's no longer behave as a magnet. अगर आप करंट की सप्लाई रोक दोगे यानी कि इस आयरन रॉड के थ्रू अब करंट पास नहीं होगा, यानी कि सभी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वहां पे खत्म हो जाएगी. So we can now define an electromagnet as follows. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कह सकता है कि an electromagnet is a magnet consisting of a coil of insulated wire wrapped around a piece of iron that is magnetized only when the electric current is passed through the coil. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक ऐसा मैग्नेट है जहाँ पे आप एक आयरन रॉड को कॉइलिंग करते हो इंसुलेटेड कॉपर वायर से, और वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है सिर्फ तब तक जब तक उसके थ्रू करंट पास हो रहा होगा. ठीक है. नाउ सो प्लीज नोट दैट आयरन इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा आयरन की ही रॉड यूज करी जाएगी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. This is because when current is switched off in the coil of an electromagnet made of iron piece, then the iron piece lose all its magnetism. अब ऐसा क्यों, क्योंकि आयरन ही यूज करना है, क्योंकि अगर जैसे आप करंट की सप्लाई स्विच ऑफ कर देते हो तो जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो वो कॉइलिंग थी, जो किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है ना. आयरन क्या करता है, अपनी सारी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी तुरंत ही लूज कर देता है. Steel is not used for making electromagnet because when current is switched off from the coil of electromagnet made of a steel piece, the steel piece does not lose all its magnetism. कभी भी आप स्टील को यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप करंट की सप्लाई रोक दोगे तब भी स्टील अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से लूज नहीं करता. द स्टील पीस रिटेन्स द मैग्नेटिज्म एंड बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट. स्टील का जो पीस आपने लिया था उसमें अभी भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रहेगी, यानी कि वो क्या बन जाएगा, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा. नाउ स्विच ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल्ड वायर बाय ओपनिंग द गैप इन द स्विच. क्या बोल रहा है कि जो करंट पास कर रहे हो आप उस कॉइल वायर के थ्रू, उसको आप स्विच ऑफ कर दो. कैसे करके, स्विच में गैप लाके. So we will find that on switching of current through the coil, the steel pins get detached from the iron nail. They no longer cling to the iron nail. क्या करोगे, जैसे आप स्विच ऑफ कर दोगे कॉइल के थ्रू जो आप करंट पास कर रहे हो, तो वो स्टील की जो पिन थी वो आयरन वाली जो नेल है उससे डिटैच हो जाएगी, है ना, यानी कि वो अब आयरन नेल से और क्लिंग नहीं रहेगी. This means that when a current is stopped from flowing in the coil of wire, the iron nail no longer remains a magnet. और जैसे ही आपने क्या करा, स्विच ऑफ किया, करंट की सप्लाई स्टॉप कर दी, तो अब क्या हो गया, आयरन की जो नेल थी वो अब मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करेगी, यानी कि वो उससे जाके अटैच नहीं होगी. So the iron nail loses its magnetism, therefore the steel pins do not cling to it anymore. क्योंकि आयरन नेल ने अपनी क्या कर दी है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज कर दी है, तो स्टील की जो पिन है वो अब इससे क्लिंग नहीं होंगी. आयरन नेल बिहेव्स एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड इट. आयरन की नेल तभी तक ही एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी जब तक उसके थ्रू करंट पास किया जा रहा है उस कॉइल के थ्रू.
तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज स्टॉप, अगर आप क्या कर देंगे उस कॉइल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो आप पास करवा रहे हो अगर आप तो स्टॉप कर दोगे, आयरन नेल क्या करती है, अपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज कर देती है एंड वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक करंट द कॉइल अगेन। अगर दोबारा से कॉइल में आप इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन कर देंगे तो आयरन नेल विल अगेन बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सो ऑन। चलो अब आते हैं एडवांटेजेस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ओवर परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट की जगह। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहली बात सुनो, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी तभी तक है जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई पास हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी। इसलिए बोला है बिकॉज इस मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट्स कॉइल। कॉइल के थ्रू जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रहेगी। एक्चुअली an electromagnet is better than permanent magnet in many respects। बहुत ज्यादा बेटर होता है एक टेम्पररी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट मैग्नेट। ऐसा क्यों? देखो, the magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as desired। This is not possible with the permanent magnet। जो ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो आप अपने हिसाब से स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हो, जबकि परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में जो टर्न्स है, जो आपने ऐसे वायर की कॉइलिंग करी है, उसको आप बढ़ा दोगे तो ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, जो आप करंट पास कर रहे हो कॉइल के थ्रू उसको आप इंक्रीज कर दो, है ना। ऑन द अदर हैंड अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड सो स्ट्रॉन्ग। एक परमानेंट मैग्नेट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता है। चलो अब यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। बहुत सारी डिवाइसेस बनाने के लिए काम आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, टॉय, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, सभी को बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। उसके अलावा इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड। बहुत सारे हैवी लोड्स को उठाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बिग मशीन्स, स्टील गेडर्स, स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स, है ना, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पस के लिए आप इसे यूज करते हो। Electromagnets which are used for loading and unloading heavy iron and steel objects are fitted on crane। आपने क्रेन में देखा होगा, क्रेन में फिट कर दिए जाता है ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको आप बड़े बड़े हेवी आयरन के ऑब्जेक्ट्स को लोड या अनलोड करने के लिए यूज करते हो, वो क्रेन्स में फिट कर दिए जाते हैं, है ना। उसके अलावा दे आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ हीप ऑफ मेटल स्क्रैप और जंक। ठीक है, एक आपके पास एक मेटल स्क्रैप यानी कि जंक ऐसा है जहाँ पे सारे मेटल की ही ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आयरन या स्टील को सेपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हाउएवर कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप। आपके पास गार्बेज हीप है, उसमें से आपको प्लास्टिक बैग सेपरेट करने हैं, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्लास्टिक एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये बोला है कि बिकॉज प्लास्टिक बैग डू नॉट स्टिक टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो इसके अलावा क्या यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। देखो, दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स, भी यूज करते हैं इसको क्या करने के लिए, टू रिमूव टिनी आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द आईज ऑफ अ पर्सन व्हिच मे हैव फॉलन इनटू द आईज एक्सीडेंटली। ठीक है, अगर आयरन के कुछ पार्टिकल्स आईज में गलती से चली गए हैं तो उसको भी बाहर निकालने के लिए डॉक्टर्स इन्हें यूज करते हैं। तो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर नॉट स्ट्रेट। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्ट्रेट नहीं होते हैं, है ना। बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसे होता है ना, ये इस तरीके से ऐसे नहीं होते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस फॉर व्हिच दे आर टू बी यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेट की शेप और साइज सबकी डिफरेंट होती है, डिपेंड करेगा कि आप उस मैग्नेट को कहाँ यूज करने वाले हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब यूजेस अ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर इट्स वर्किंग। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यू शेप का होता है, इस तरीके से, जिसको आप हॉर्स शू शेप भी बोलते हो, है ना। U-shaped electromagnet is made by using U-shaped iron piece। एक आयरन पीस जिसकी U shape होगी, उसी से आप U shape का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे। In the U-shaped electromagnet we have two coils of the same insulated copper wire wound on each side of the U-shaped iron piece। ठीक है, U-shaped इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होती है, आपके पास दो कॉइल होती हैं सेम इंसुलेटेड कॉपर वायर की, है ना। दो कॉइल्स होंगी जिसको आपने U shape के दो पीसेस हो गए ना, इधर वाला इधर वाला, दोनों उसकी जगह आपने उसको क्या कर रखा है, कॉइल कर रखा होगा। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो, द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी पढ़ा था ऊपर पे, इलेक्ट्रिक बल्ब किस पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू पुल द क्लैपर ऑनटू अ मेटल बल्ब कॉल्ड गॉ। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो क्या करता है, एक मेटल की बॉल होती है जिसको आप
गोंग बोलते हो, है ना, उसको उसके क्लैपर को ऐसे अपनी तरफ खींचने के लिए यूज करता है। द क्लैपर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज नोन एज हैमर। इलेक्ट्रिक बेल का जो क्लैपर है उसको आप हैमर कहते हो। ठीक है, वी विल नाउ डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इन डिटेल। अब इलेक्ट्रिक बेल की हमें डिटेल में कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़नी है। देखो कैसे, तो पहले वो बनता है। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मैंने आपको भी बताया, है ना। A small iron bar called armature is held in front of the pole of the electromagnet. एक छोटा सा आयरन का बार होता है जिसको आप क्या बोलते हो, आर्मेचर बोलते हो। उसको उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों पोल्स पे हम उसको वहां पे लगा देते हैं। द लोअर एंड ऑफ आयरन बार, उस आयरन बार का नीचे वाला जो एंड है उसको अटैच करते हो आप एक फ्लैट स्प्रिंग के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ फिगर नहीं गिवन है, यहाँ पे भी नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो तो क्या होता है कि वो जो लोअर एंड है आयरन बार का उसको आप अटैच करते हो फ्लैट स्प्रिंग एस के साथ, और जो फ्लैट स्प्रिंग एस है वो खुद अटैच होता है किसके साथ, मेटल ब्रैकेट बी के साथ। द अपर एंड ऑफ आयरन बार हैज अ क्लैपर अटैच टू इट। ठीक है, आयरन बार का जो ऊपर वाला एंड है उस पे एक क्लैपर होता है अटैच। इनिशियली व्हेन द बेल इज नॉट वर्किंग द क्लैपर सी इज ऑल शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गॉन्ग जी। जब बेल वर्क नहीं कर रही है तब जो क्लैपर सी है वो क्या होता है, अपने आप में थोड़े से डिस्टेंस के साथ होता है, गॉन्ग से डिस्टेंस के साथ होता है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू ड्रीम व्हिच इज जस्ट टचेस द आयरन बार वन एट पॉइंट, द कॉन्टैक्ट स्क्रू डी। देखो उसके बाद एक कॉन्टैक्ट होता है स्क्रू डी जो क्या करता है, आयरन बार वन को किसी पॉइंट पर टच करता है, और कॉन्टैक्ट स्क्रू डी होता है जिसको आप क्या बोलते हो, इंटरप्रेटर बोलते हो, क्योंकि ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है या ब्रेक करता है सर्किट को। इसके सर्किट को, इलेक्ट्रिक बेल के सर्किट को पीरियोडिकली। A metal gong G which is hollow like bicycle bell is fixed near the clapper। फिर एक मेटल होता है जिसको आप गोंग बोलते हो, उसको आपने कहाँ फिक्स किया होता है, क्लैपर के ही पास फिक्स किया होता है। द बेल वर्क्स विद अ बैटरी एंड अ पुश बटन स्विच दैट इज प्रोवाइडेड टू रिंग द बेल। ठीक है, और फिर बेल कब काम करती है, उसमें एक बैटरी लगी होती है, बैटरी में पुश बटन स्विच होता है, जैसे कि आप उसको यूज करते हैं ना बेल को ऐसे पुश बटन जैसे आप उसको क्लिक करते हैं, है ना, वहां पे बेल रिंग होने लगती है। सो वी विल नॉट डिस्क्राइब द सर्किट ऑफ द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल दैट इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज शोन, and the other end S of the coil is connected to bracket B carrying the iron bar or armature. The other terminal battery is connected to the contact screw D through the push button switch T. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन होता है, और ये कैसे वर्क करती है अब उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो इन ऑर्डर टू रिंग द बेल, बेल को जो हमें रिंग करना होता है, वी प्रेस द पुश बटन स्विच P। हम क्या करते हैं, पुश बटन को प्रेस करते हैं। When we press a switch, the electric circuit of the bell is completed। जैसे ही आप स्विच को प्रेस करते हो तो अंदर जो इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड द करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके अंदर फिर करंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो कॉइल लगी हुई है उसके थ्रू करंट पास होता है, और वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर टुवर्ड इटसेल्फ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जिसके अंदर आ चुकी है वो क्या करता है, उस आयरन के आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। The armature move towards the poles of the electromagnet। ठीक है, फिर वो आर्मेचर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स की तरफ जाता है। The clapper attached to it strikes the gong। उससे जो क्लैपर अटैच्ड है वो गॉन्ग को स्ट्राइक करता है एंड प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड। उससे फिर आपकी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और आप कहते हो कि बेल इज रिंगिंग। When the armature A move towards the magnet, जब वो आर्मेचर मैग्नेट की तरफ जाता है, इस कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू इज ब्रोकन। ठीक है, उसका जो कॉन्टैक्ट था कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ वो टूट जाता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स, और फिर एकदम से ब्रेक हो जाता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। और फिर उसके बाद नो करंट फ्लोज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। फिर कोई करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, और तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को लूज कर देता है फॉर अ मोमेंट, एंड द आर्मेचर इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड बाय इट। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया है तो अब आर्मेचर दोबारा से उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। The flat spring brings back to the iron armature to its original position। तो जो फ्लैट सा हमने स्प्रिंग लगवाया था, है ना, उसके अंदर लगा होता है, आयरन आर्मेचर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर आ जाता है, एंड द क्लैपर आल्सो मूव्स अवे फ्रॉम द गॉन्ग, और फिर क्लैपर भी गॉन्ग से दूर चला जाता है। As soon as the armature comes back and touches the contact screw, जैसे ही आर्मेचर वापस आता है और उस कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करता है, द सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और दोबारा से करंट फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है, उस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड द क्लैपर स्ट्राइक्स अ गॉन्ग अगेन। और फिर क्लैपर दोबारा से क्या करता है, गॉन्ग को स्ट्राइक करता है, प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। तो दिस
this process of make and break of the electric circuit continues as long as we are pressing the switch. तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट मेक एंड ब्रेक तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप स्विच को प्रेस कर रहे हैं, है ना. ड्यू टू दिस द आर्मेचर वाइब्रेट्स फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रैपिडली ईच टाइम मेकिंग द क्लैपर स्ट्राइक द क्लॉक. ठीक है, इससे क्या होता है, आर्मेचर दोबारा से फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, जिससे क्लैपर क्या करता है, गॉन्ग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक दूसरे को टच करने से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. So the clapper strikes a gong rapidly, producing almost continuous sound. इससे क्या होता है, क्लैपर गॉन्ग को बार बार टच करता है और उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करती है. So students, that's all for the chapter. We have discussed all the effects of electric current so far, like magnetic effect and heating effect. Okay, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Hope you all understood it. Thank you everyone.